कहानी की शुरुआत दो खास दोस्तों से होती है, विक्टर और वासीम। दोनों एक अवैध फाइट रिंग में पैसे लगाने के लिए आए होते हैं। विक्टर देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी बाकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। वह आसानी से समझ जाता था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इसी दौरान वासीम के पास उसके भाई का फोन आता है। उसका भाई उसे फिर से ड्रग्स के गैर कानूनी काम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वसीम यह सब गलत काम पहले ही छोड़ चुका होता है, इसलिए वह साफ मना कर देता है। ये बात उसके भाई को बहुत गुस्सा दिला देती है और वह अपने लोगों को वासीम के पीछे भेज देता है। वे लोग मौके पर ही वासीम पर हमला कर देते हैं और उसकी जान चली जाती है। ये पूरी घटना विक्टर अपनी इंद्रियों से महसूस कर लेता है। अगले दिन वह सारी जानकारी पुलिस को बता देता है। शुरू में इंस्पेक्टर सात्यम को भरोसा नहीं होता कि एक अंधा आदमी इतनी सही जानकारी कैसे दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे विक्टर इस केस का सबसे अहम गवाह बन जाता है। अगले दिन वासीम के घर उसका अंतिम संस्कार चल रहा होता है। पूरा परिवार दुख में होता है, जबकि सच्चाई ये होती है कि यह सब उसके अपने भाई की वजह से हुआ था। फिर भी वह लोगों के सामने खुद को अच्छा भाई दिखाता है और कहता है कि वह अपने भाई के कातिलों से बदला जरूर लेगा। इसी बीच घर के बाहर एक खास गाड़ी आकर रुकती है। विक्टर देख नहीं सकता था, लेकिन छूने और खुशबू से वह पहचान लेता है कि यही वही गाड़ी है और यही वही आदमी है जो उस दिन वहां मौजूद था। क्योंकि विक्टर पेशे से एक परफ्यूमर था, इसलिए वह खुशबू से सब समझ जाता है। विक्टर सबसे पहले ये बात अपनी गर्लफ्रेंड आयशा को बताता है और फिर पुलिस को खबर देने के लिए घर से निकलता है। लेकिन रास्ते में रसल और उसके आदमी विक्टर को पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि अंधा समझकर उसे छोड़ देना उनकी बहुत बड़ी गलती थी और अब वे यह गलती दोबारा नहीं करेंगे। विक्टर को बेरहमी से मार दिया जाता है और इस घटना की वीडियो भी बना ली जाती है। ये खबर गोल्ड स्मगलर टोनी तक पहुंचती है, जो कि रसल का पिता होता है। टोनी अपने बेटे को समझाता है कि अगर उसे आगे बड़ा काम संभालना है तो छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। कुछ समय बाद पुलिस को पानी से एक बुरी हालत में लाश मिलती है। जांच के बाद पता चलता है कि यह लाश विक्टर की ही है। इसके बाद कहानी विक्टर के परिवार की तरफ जाती है। उसके 4 भाई बहन होते हैं, जिनमें मार्को सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है। हालांकि मार्को सौतेला भाई था, लेकिन विक्टर से सबसे ज्यादा प्यार वही करता था। यह परिवार पहले से ही ताकतवर बैकग्राउंड से आता था, इसलिए उनके दुश्मन हमेशा उनके पीछे रहते थे। परिवार फैसला करता है कि बची हुई संपत्ति कुछ खास लोगों में बांटी जाएगी। जब मार्को को पता चलता है कि विक्टर को स्मगलरों ने मारा है, तो वह उसके अंतिम संस्कार में कसम खाता है कि वह दोषियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मार्को हमेशा विक्टर की हर इच्छा पूरी करता था। यही गहरा रिश्ता अब मार्को को बदले की राह पर ले जाता है। दूसरी तरफ सोने का कारोबार कई पार्टनरों में बंटा होता है, जिनमें टोनी भी शामिल होता है, लेकिन टोनी पूरा सोना अकेले हड़पना चाहता है। इसी दौरान मार्को के बड़े भाई पर हमला होता है। इससे मार्को को यकीन हो जाता है कि यह सब किसी अंदर के आदमी की साजिश है। एक यूट्यूबर के पास फाइट रिंग की रिकॉर्डिंग होती है, जिसे वह पुलिस को दे देता है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से सच्चाई दबा दी जाती है और सबूत देने वाले लोगों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आखिरकार मार्को को पता चल जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे रसल और टोनी का हाथ है। जब मार्को बदला लेने के करीब होता है, तब उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड आयशा गर्भवती है और दुश्मनों के कब्जे में है। अब मार्को के सामने सिर्फ बदला लेने का नहीं, बल्कि एक मासूम जिंदगी को बचाने का भी फैसला होता है। यहीं से कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। मार्को जाते जाते उस कंटेनर को भी तबाह कर देता है, जिसमें डीवराज छिपा हुआ होता है। इसके बाद वह सीधे टोनी के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां 50 से 60 लोग मौजूद होते हैं। आमतौर पर इतना बड़ा झुंड किसी एक इंसान को रोक सकता है, लेकिन यहाँ सामने मार्को होता है। काफी देर तक जबरदस्त टकराव चलता है। आखिरकार मार्को सभी को पीछे छोड़ते हुए छत तक पहुंच जाता है आयशा को बचाने के लिए, लेकिन वहां आयशा नहीं होती। तभी टोनी सामने आता है और कहता है कि क्या मार्को ने उसे इतना कमजोर समझ लिया था कि वह पैसों के बिना आयशा को छोड़ देगा। आयशा अभी भी उसके कब्जे में होती है। टोनी साफ कह देता है कि पहले पैसे, उसके बाद आयशा। मार्को को एक जगह बताई जाती है। कुछ देर बाद वह एक ब्रीफकेस लेकर रसल के पास पहुंचता है। रसल सोचता है कि बैग में पैसे होंगे और वह आयशा को छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही वह बैग खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर उसके पिता का कटा हुआ हाथ होता है। मार्को साफ शब्दों में कहता है कि अब उसका पिता उसके कब्जे में है। पहले आयशा को छोड़ा जाए, फिर अपना पिता वापस लिया जाए। मजबूरी में आयशा को छोड़ दिया जाता है। जब रसल अपने पिता को बचाने जाता है, तो पता चलता है कि उसे एक फैक्ट्री में इस तरह फंसाया गया है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालात ऐसे बनाए गए होते हैं कि चाहे जो भी हो, अंत तय होता है। रसल पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह अपने पिता को बचा नहीं पाता। इस दर्द के बाद उसके अंदर गुस्सा और बदले की आग भर जाती है। वह मदद के लिए अपने सौतेले भाई साइरस के पास जाता है। साइरस बदले को अलग तरीके से देखता है। उसके लिए बदला सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरी फैमिली से होता है। जब साइरस को पता चलता है कि उसके पिता को मार्को ने नुकसान पहुंचाया है, तो वह सैकड़ों लोगों के साथ मार्को के घर पर हमला कर देता है। वहां भारी तबाही मच जाती है और मार्को गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन मार्को हार मानने वाला नहीं होता। कुछ समय बाद वह खुद को संभालता है और सीधे साइरस के अड्डे पर पहुंचता है। वहां जबरदस्त टकराव होता है। हालात उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन अचानक उसे ताकत मिलती है और वह सब पर भारी पड़ जाता है।
आखिरी टकराव में साइरस के पास विक्टर का बच्चा होता है। मार्को वक्त पर पहुंचकर साइरस को खत्म कर देता है और बच्चे को बचा लेता है। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में नए दुश्मन की झलक मिलती है। यानी साफ है, मार्को की कहानी अभी बाकी है। दूसरा पार्ट जरूर आएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट मूवीज एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर विद फ्रेंड्स।